नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर। ये मॉडल सॉल्व पेपर उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उनके लिए ये मॉडल पेपर रामबाण सिद्ध होगा। इसमें जो भी प्रश्न हमने चूज किया वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि 2021 और 22 के सत्र में जो एग्ज़ाम हुए इसमें पूछे गए हैं। हाल ही में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा एक पेपर आयोजित हुआ था दोस्तों। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में कराया है, तो जिन छात्राओं ने अभी वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है वो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। DD यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 75 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, जिसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ओके दोस्तों, ये आपका लास्ट मॉडल पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल सॉल्व पेपर को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो पूछा गया है, व्हिच मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप देखिए BeF2। BeF2 जो है ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर बात करें BeH2 की, तो BeH2 भी आपका क्या है, लीनियर है। बात करें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी आपका लीनियर शेप प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D है H2O, ये B शेप्ड का है दोस्तों। ये लीनियर यानी कि ये लीनियर शेप नहीं है, ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका D नंबर सही हो जाएगा। प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से आप डिस्कस करते चलेंगे तभी आपके समझ में आएगा। पहले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सिमेटली, यानी दोस्तों पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड एंगल बंध कोण बताना है। किसमें बताना है? वाटर मॉलिक्यूल का जो बंध कोण है वो अधिकतम कितना हो सकता है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट, या 104 डिग्री 30 मिनट। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर रहेगा वो 104 डिग्री रहेगा, 104 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो पानी का जो बॉन्ड एंगल है दोस्तों वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 104 डिग्री 30 मिनट के आसपास हो सकता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल, यानी सेंट्रल एटम पूछा गया है मॉलिक्यूल में। सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिड स्टेट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी। दिया गया है कि सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल, जो सेंट्रल एटम है उस मॉलिक्यूल का जो संकरण है दोस्तों वो sp2 है, तो उसका शेप कैसा रहेगा? क्या वो पिरामिडल होगा, या टेट्राहेड्रल होगा, या ऑक्टाहेड्रल होगा, या ट्राइगोनल प्लेनर होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, जो जिस भी सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल की बात हो जहाँ पर sp हाइब्रिडेशन स्टेट हो, तो उस शेप का, उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, यानी ऑप्शन यहाँ पर D आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो पूछा गया है कि which type of hybridization is found in BeCl2। देखिए BeCl2 दिया गया है, बेरियम क्लोराइड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किसका, Be जो दिया गया है आपका, ठीक है, Be का आपको संकरण बताना है कि Be का संकरण क्या होगा। क्या इसमें sp2 संकरण होगा, या फिर sp2 संकरण होगा, या फिर sp3 होगा, या sp3d होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, BeCl2 में Be का जो संकरण होगा वो होगा sp संकरण। क्या होगा, कौन सा संकरण? sp संकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाने हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए सभी लोग भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवैलेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है, कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दिया गया है ये आयनिक है या कोवैलेंट? यहाँ पर आपको कोवैलेंट बताना है कि कौन सा कोवैलेंट है। तो MgO जो है ये आपका आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है मित्रों? आयनिक कंपाउंड है। बात करें सेकेंड ऑप्शन, आपका बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया NaCl। तो ये आयनिक है या कोवैलेंट? तो दोस्तों ये भी आपका क्या है? आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। तीसरा आपका है BeCl2। तो BeCl2 आपका कोवैलेंट कंपाउंड है और Kl जो आपका है ये भी आयनिक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कोवैलेंट कंपाउंड पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, सही जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा, BeCl2। ओके, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखिए पूछा गया है कि कंपाउंड इन विच कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक्सिस्ट। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों एग्जिट करता है? ऑप्शन दिया गया CaCl2, ऑप्शन बी आपका है NH4Cl या H2O या CCl4 यानी CCl4। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका कोवैलेंट है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी एग्जिट करता है। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH4Cl आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जिट करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन। जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें? बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पोलर सॉल्वेंट में या नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें जो पोलर कंपाउंड होते हैं दोस्तों वो किस में सॉल्वेंट होंगे? वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। यानी कि आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन और ऑप्शन में आपको वाटर मिल जाए तो आप वाटर पर टिक करिएगा, क्योंकि वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं पोलर कंपाउंड। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पोलर कंपाउंड और सॉल्युबल, तो ये जहाँ पर आपको पोलर सॉल्वेंट मिल जाए उस पर आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न सेम आपके अभी हाल ही में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आंसर की तैयार कर दिया, पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, और जिन्होंने अभी तक जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर यानी आंसर की नहीं चेक किया है वो सभी लोग जूलॉजी का आंसर की चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें पूछा गया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होते हैं। तो दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो फ्लोरीन में पाया जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये ऐसा क्यों है? तो ये इसका कारण है स्मॉलर साइज, इसका स्मॉलर साइज, इसका जो साइज है वो छोटे होने के कारण और इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाएगा वो फ्लोरीन में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है द केस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज। बताना है कि पानी में अधिक बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, यानी इस पानी का जो बॉइलिंग है पॉइंट है वो अधिक क्यों है, किसके कारण? पोलर बॉन्ड के कारण होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको बता दें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक इसलिए होता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाए तो आपको टिक कर देना है कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक है, इसके किस केस में अधिक है,
तो अगर आपको मिल जाए हाइड्रोजन बॉन्ड तो वहाँ पर टिक करिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हु बॉइलिंग पॉइंट एमंग द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। इसमें मुझसे पूछा गया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बताना है। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको बता दें दोस्तों, मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो NH3 का होगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NH3 का जो होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाटर इज लिक्विड स्टेट ड्यू टू द फॉलोइंग बॉन्ड। वाटर यानी पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है किसके कारण। इन जो बॉन्ड दिए गए हैं इन सभी बॉन्डों में किसके कारण से जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या आयनिक बॉन्ड के कारण, या कोवैलेंट बॉन्ड के, या हाइड्रोजन बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता दोस्तों, किस में नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 इज द H2SO4 dense liquid in the comparison of HCl, this is because। दोस्तों यहाँ पर दिया गया H2O जो है ये लिक्विड है कंपेरिजन यानी कंपेरिजन में तुलना में HCl की तुलना में। जो H2SO4 है ये लिक्विड है, कंपेरिजन किसके कंपेरिजन में, HCl के कंपेरिजन में। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि ये H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए, या फिर H2SO4 हैज़ आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या ये कारण है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोस्तों कि H2SO4 हैज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल HCl डज नॉट। तो आपको बता दें यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि H2SO4 हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। H2SO4 के पास जो होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये लिक्विड है। यानी कि ये लिक्विड है किसकी कंपेरिजन में, HCl की कंपेरिजन में। आपका यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है कि CH3COOH फॉर्म ए डाइमर 2 मॉलिक्यूल इन कंबाइन टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कोवैलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण CH3COOH फॉर्म जो है ये डाइमर है, ये एक दूसरे से कंबाइन जुड़े होते हैं किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया आपकी स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर बिकॉज। डेंसिटी पूछी गई है पानी की कम क्यों होती। डेंसिटी ऑफ आइस यानी बर्फ का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस यानी बर्फ का जो डेंसिटी है वो वाटर की अपेक्षा कम क्यों है, ये आपको बताना है। आइस हैज़ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या आइस जो है उसके पास यानी बर्फ़ के पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसलिए, या फिर व्हेन आइस इज फॉर्मेट वाटर इज वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि जब बर्फ़ हमें प्राप्त होता है तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है इस कारण से, या फिर आइस है द हाइड्रोजन बॉन्ड, या बर्फ़ के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, या ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस, यानी डेंसिटी जो होती है बर्फ़ की वो लेस होती है वाटर यानी पानी की अपेक्षा। इसका कारण ये है कि आइस के पास जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और जब आइस प्राप्त होती है तो वॉल्यूम होता है, वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और आइस के पास बर्फ़ के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फॉर्मेट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं पाया जाता है, तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर HCl ऑप्शन सही होगा। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, H2O में पाया जाता है, फिनॉल में भी पाया जाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी पाया जाता है। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा गया है कि इनमें से किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। चलिए सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन पहला प्रश्न दिया गया है CO2, ऑप्शन नंबर बी आपका है SO2, ऑप्शन सी है H2O और NH3। तो डाइपोल मोमेंट कैसे आपको निकालना है ये मैंने आप लोग को बहुत ही पहले बता दिया, जब भी क्लास होती थी थ्योरी की क्लास, तो मैंने बताया वहाँ पर। डाइपोल मोमेंट के लिए सबसे पहले आपको जानना है पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो जब ये पता रहेगा तभी आप डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पूछी गई थी किसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो पहला ऑप्शन तो हम चेक करते हैं CO2। तो CO2 दोस्तों क्या है आपका, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इसकी जो म्यू नेट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो जीरो आएगी। म्यू नेट की वैल्यू जीरो आएगी तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। SO2 ये क्या है, ये नॉन पोलर है या पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। H2O ये भी पोलर है और NH3 पोलर है, तो नॉन पोलर इसमें कौन सा है, CO2, यानी इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से आपको बताना लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, BF3 NH3 दिया गया है, NF3 दिया गया और CHCl3। तो सबसे लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो BF3 का होगा। किसका होगा, VF3 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे लोवेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से विच एमंग यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ऑप्शन ए दिया गया आपका फिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल या नाइट्रोफिनोल। तो आपको बता दें दोस्तों, इनमें से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था शेप द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर पूछा गया है। अमोनिया का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है या टेट्राहेड्रल होता है या पिरामिडल होता है या ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल होगा। क्या होगा, पिरामिडल होगा। इसलिए आपका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेचर ऑफ बॉन्ड इन ग्रेफाइट। द नेचर ऑफ बॉन्ड इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो बॉन्ड प्रकृति है वो कैसा होता है, कोवेलेंट होता है या फिर आयनिक होता है या मेटालिक है या कोऑर्डिनेट है। तो आपको बता दें ग्रेफाइट का जो बॉन्ड है, बॉन्ड नेचर है वो कैसा होना चाहिए, वो कोवेलेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से किसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसके पास नहीं है, sp3 संकरण किसके पास नहीं है। तो पहला ऑप्शन टिक कर दें, CH4। CH4 में जो संकरण पाया जाता है वो sp3 संकरण पाया जाता है। बात करें H2O, तो H2O में जो संकरण पाया जाएगा दोस्तों वो sp3 संकरण पाया जाता है। बात करें NH3 की, NH3 में जो संकरण पाया जाता है वो sp3 संकरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके पास जो संकरण पाया जाता है वो sp संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। इसी के पास sp3 संकरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पूछा ये गया था कि इनमें से किसके पास sp3 संकरण नहीं है, तो CO2 के पास sp3 संकरण नहीं है, इसके पास sp संकरण पाया जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, द शेप ऑफ H3O+ आयन। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि H3O+ आयन का जो शेप है वो कैसा होगा। क्या ये लीनियर होगा या एंगुलर होगा या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल होगा।
तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, आपका शेप जो होगा ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। H3O+ का जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से कम 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको दोस्तों, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप लोग सीख लीजिए। थ्योरी की क्लास है, वहाँ पर आप जा कर के पूरा एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, ये दोनों आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। और तीसरा यूनिट, खासकर 3 यूनिट से MCQ जो बनेंगे वो अधिकांश प्रश्न MCQ के बनेंगे जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। और उसके बाद में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक का टॉपिक आप लोग पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है NO का। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो 2.5 होता है, यानी यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। NO का कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द इनिजेशन पोटेंशियल ऑफ विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। यहाँ पर अनिजेशन पोटेंशियल पूछा गया है कि किसका मैक्सिमम होगा, कार्बन का, नाइट्रोजन का, या फिर बोरान का, या फिर ऑक्सीजन का। तो आपको बता दें आयनाइजेशन पोटेंशियल जो अधिक होगा दोस्तों वो किसका अधिक होगा, नाइट्रोजन का अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर। आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किसके लिए है, हाइड्रोजन्स वर्ग के तत्व के लिए, इनर्ट गैस के लिए, या अल्कली अर्थ मेटल के लिए। माफ करिएगा मिनिमम पूछा गया है, माफ करिएगा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है द इनिशिएशन पोटेंशियल इज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछा गया। मैक्सिमम जो पूछा जाता तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन्स या इनर्ट गैस या फिर अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तो मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम में आपका कौन सा सही हो जाएगा, अल्कली मेटल्स में जो होगा इनिशिएशन पोटेंशियल वो मिनिमम पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछी गई है, कार्बन इज हाइगर देन ऑक्सीजन, यानी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अधिक है ऑक्सीजन की अपेक्षा, या फिर सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है ऑक्सीजन की अपेक्षा, या फिर आयोडीन की हाइगर है ब्रोमीन की अपेक्षा, या ब्रोमीन इज लेसर द क्लोरीन। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेसर देन क्लोरीन। ओके, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार पूछे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच पीरियड एल्कली मेटल्स हैज, यानी प्रत्येक पीरियड के दौरान जो एल्कली मेटल्स हैं उनके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होती है, या लीस्ट इनिजेशन पोटेंशियल होता है, या हाईएस्ट इनिजेशन पोटेंशियल होता है, या मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीस्ट इनिजेशन पोटेंशियल। इन ईच पीरियड अल्कली मेटल्स हैज लीस्ट इनिजेशन पोटेंशियल, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है द टेट्राहेड्रल कैरेक्टर ऑफ कार्बन वाज गिवन बाई। टेट्राहेड्रल कैरेक्टर कार्बन का किसके द्वारा दिया गया था, कैकुले के द्वारा, या फिर लेविली एंड वान टैप के द्वारा, या फिर पाउलिंग के द्वारा, या आर्मस्ट्रांग एंड बायर के द्वारा। तो आपको बता दें टेट्राहेड्रल कैरेक्टर ऑफ कार्बन जो था, टेट्राहेड्रल कैरेक्टर ऑफ कार्बन जो दिया गया था वो लेबल एंड वान टॉप के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि द डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन एथेन इज, यानी कि डबल बॉन्ड बताना है किसके बीच में, 2 कार्बन एटम के बीच में। एथेन में जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन एटम के बीच में आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, 2 लॉन्गिट्यूडिनल एंड सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, या फिर 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड पाया जाएगा, या 2 लॉन्गिट्यूडिनल
पाई बॉन्ड या फिर 2 पाई बॉन्ड फॉर्मिंग 60 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि द डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन एथेन इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ओके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, यानी कि बॉन्ड लेंथ पूछा गया है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम कब होगा, C2H2 में, C2H4 में, या C2H6 में, H6 में, या फिर C2H2Br2 में। तो आपको बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C2H6 में आपका जो बॉन्ड एंगल होगा वो मैक्सिमम होगा, C और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम कब होगा, C2H6, ओके। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल इज, स्ट्रक्चर आपको बताना है मेथेन मॉलिक्यूल का क्या होगा, लीनियर होता है या फिर प्लेनर ट्रायंगुलर होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है या फिर टेट्राहेड्रल होता है। तो आपको बता दें स्ट्रक्चर पूछा गया है मेथेन मॉलिक्यूल का। तो मेथेन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द बॉन्ड एंगल इन एल्केन, बॉन्ड एंगल बताना है एल्केन्स में, एल्केन्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो एल्केन का जो बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों वो 109.5 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। थोड़ा हिंदी में भी बताने का मैं प्रयास करता, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में हैं। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही प्रेफरेंस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही क्लास दी है। जिनको हिंदी देखना है वो मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया पहले, वो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में समझाता रहता हूँ, समझने का भी प्रयास करिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक नॉट इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं पूछा गया, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक पूछा गया है, ओके। चलिए आपको बताना है इसका आंसर कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। पहला ऑप्शन दिया गया NH3, ऑप्शन बी दिया गया है Br+, ऑप्शन सी है AlCl3 और ऑप्शन डी दिया गया है NO2। तो आपको बता दें इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक जो नहीं है वो NH3 है। NH3 जो है वो नॉट इलेक्ट्रोफिलिक है। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूक्लियोफिलिक पूछा गया। न्यूक्लियोफिलिक इज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं या नेचुरल एटम होते हैं या इलेक्ट्रोफ्यूज होते हैं। तो आपको बता दें इन न्यूक्लियोफिलिक इज इलेक्ट्रो रिच एलिमेंट, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक इज इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी MGP यानी कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं दोस्तों, सभी लोग अपनी तैयारी MGPRU यूनिवर्सिटी जो आपकी है ऑब्जेक्टिव मोड में करिए। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही कराया जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है एंजाइम इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंजाइम इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंजाइम इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, एसिडिक, नेचुरल, बेसिक या बेंजोनियम आयन। तो आपको बता दें इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंजाइम इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इन नेचुरल एटम, ओके। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिपीट ही होंगे। मैंने उन्हीं प्रश्नों को चूज किया दोस्तों जो रिपीट हुए हैं, जिनसे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना इस बार एग्जाम में आपके है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मनी आइसोमर ऑफ C2H2Br2 आर पॉसिबल, यानी कि C2H2Br2 में कितने आइसोमर की संख्या पॉसिबल है। तो इसमें जो आइसोमर की संख्या पॉसिबल है दोस्तों वो 3 आइसोमर की संख्या पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। C2H2Br2 में जो पॉसिबल आइसोमर की संख्या है वो कितनी है, 3 है। अगला प्रश्न है व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर, यानी इनमें से कौन से आइसोमर के पास आइसोमर इज रिप्रेजेंट लैक्टिक एसिड, इनमें से कौन सा आइसोमर
लैक्टिक एसिड रिप्रेजेंट करता है, लैक्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर दूसरा आपका दिया गया है दोस्तों टाटोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर या मेसोमरिज्म। तो आपको बता दें जो लैक्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है वो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैज द रिप्रेजेंट आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट लैक्टिक एसिड। ओके, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था, यही बताने का प्रयास करूँगा कि कौन सा आइसोमर लैक्टिक एसिड को प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित करता है लैक्टिक एसिड को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करता है लैक्टिक एसिड। ओके, यानी सी आंसर यहाँ पर सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। एन प्रोपेनॉल या फिर 2 क्लोरोब्यूटेन या एन ब्यूटेनॉल या फिर 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 क्लोरोब्यूटेन इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या पूछी गई। तो आपको बता दें दोस्तों लैक्टिक एसिड में जो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर बी यानी 2। ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या लैक्टिक एसिड में कितनी है, 2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, सही आंसर रहेगा। आपको ध्यान देना होगा, इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमर जो पाए जाते हैं आपका, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या जो रहेगी वो 2 रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ एन आइसोमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन में जो एटम्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। तो उनकी संख्या कितनी होगी, 2n होगी। कितनी होगी दोस्तों, 2n होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एडिंग ए मशीन ऑफ द ब्लेस पास्कल कार्ड। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका पास्क लाइन कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं जहाँ से बनने की संभावना है। ठीक है, तो इनको भी आपको तैयार करना है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मैसेज कैन बी सेंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बाय मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन स्विच कार्ड। दोस्तों यानी कि कैसे हम कंप्यूटर से मैसेज कर सकते हैं एक सिटी से अनदर सिटी से, किसकी हेल्प, कंप्यूटर में किसकी हेल्प की मदद से हम एक सिटी से अनदर सिटी को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। तो मैसेज किससे भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कैपेबल टू अकर द मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। इनमें से किसका यूज, यानी किसका यूज हम मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। क्या CU का या ALU का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे कहते हैं, या फिर मेमोरी का, या फिर पेरिफेरल का। तो आपको बता दें कंप्यूटर में दोस्तों मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए भाई, सभी लोग बताइए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है द पर्सन रिलेटेड टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी पर्सन जो है, कौन सा पर्सन कंप्यूटर के संबंधित है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। पर्सन रिलेटेड टू कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, स्किन या ह्यूमन बेयर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्डवेयर। ओके, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेमोरी इज। मेमोरी की यूनिट क्या है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जो मेमोरी की यूनिट है वो बिट और बाइट और किलोबाइट होती है। यानी कि इंपॉर्टेंट जो आपका है ऑप्शन में अगर बिट दिख जाए तो आपको बिट भी क्लिक करना है, और आपको अगर ऑप्शन में केवल और केवल बाइट दिखे तो यहाँ पर भी क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए और 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे, ओके, क्योंकि ये सभी मेमोरी के यूनिट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंट्री इज एनालाइज्ड इन द टर्म ऑफ। ठीक है, कैपेसिटी पूछी गई है कि एनी कंट्री यानी कोई भी देश की जो कैपेसिटी है एनालिसिस करने की, वो टर्म ऑफ किस टर्म के हिसाब से दी गई है। क्या वो इकोनॉमिक के हिसाब से है, या मिलिट्री फोर्स के हिसाब से है, या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करा दूंगा, और कंप्यूटर सिस्टम से कम 5 से 6 प्रश्न आने हैं दोस्तों। आपकी यूनिट नंबर जो आपका 7वां यूनिट है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है। इस मॉडल पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को करा दिए हैं। बाकी कल की क्लास में भी इसी तरह से क्लास लेके आऊँगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराऊंगा। जो 2021 और 22 के सत्र में DDU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, जहां से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग से लास्ट में एक निवेदन करना चाहेंगे, सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे छात्र छात्राएँ इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप इसके PDF को पढ़ सकते हैं। ओके।